एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिस किसी में सी डबल बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह कार्बन तथा हाइड्रोजन से, जबकि कीटोनों में यह 2 कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है। कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह का कार्बन हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब इस बात को आप फॉर्मूले से समझिए। आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो ये जो सी डबल बॉन्ड दो समूह जो कार्बोनिल समूह है, इसमें यदि एक आवश्यक रूप से हाइड्रोजन है, आपको पहले फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, और दूसरा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, तब तो ये कहलाएंगे एल्डिहाइड। तो हमने क्या समझा, जिसमें कार्बोनिल समूह में एक कार्बन से एक आवश्यक रूप से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। दूसरा जो हमें आगे दिखाई दे रहा है इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है इससे या तो दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे या एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकते हैं, तब ये कहलाएगा कीटोन। समझ में आ गया। तो RCOR हो गया कीटोन और RCH हो गया एल्डिहाइड। अब इससे आगे की बात समझें। तीसरा फॉर्मूला ध्यान से देखें, जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन में हाइड्रोक्सी समूह या OH समूह O के द्वारा जुड़ा हुआ है वो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यानी कि RCOOH क्या हो गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। उन डेरिवेटिव्स में या व्युत्पन्नों को हम ध्यान से समझें। OH को हटा दीजिए, OH को हटाकर NH2 लगा दें। हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाया और NH2 ग्रुप लगा दिया, तब ये कहलाएगा अमाइड। है ये कार्बोक्सिल अम्ल का डेरिवेटिव, अमाइड कहलाएगा। अगर OH को हटा दें और उसकी जगह क्या लगा दें, हेलोजन लगा दें, X ग्रुप, X मतलब हेलोजन, तो ये एसाइड हैलाइड कहलाते हैं या एसिड हैलाइड भी कहते हैं। तो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव कहलाता है या व्युत्पन्न कहलाता है। इसके अलावा यदि हम क्या करें, OH की जगह OR ग्रुप जुड़ा हुआ हो यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब ये कहलाते हैं एस्टर, और एस्टर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव हैं। इसके अलावा यदि OH की जगह OCOR ग्रुप जुड़ा हुआ हो तब भी वो एनहाइड्राइड कहलाते हैं और वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव होते हैं। तो हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH ग्रुप के स्थान पर NH2 है तो अमाइड, यदि हेलोजन है तो एसाइल हैलाइड, यदि OR है तो एस्टर, और यदि OCOR है तो वो एनहाइड्राइड कहलाते हैं। और ये चारों क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव या व्युत्पन्न कहलाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। ये जीवों की जैव रासायनिक क्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि इनके इम्पोर्टेंस बहुत है, इनके यूजेस बहुत हैं। तो देखो प्रकृति में ये सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ वेनिलीन, सैलिसल्डिहाइड तथा सिनेमेल्डिहाइड ये रुचिकर सुगंध हमें देते हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न कन्फेक्शनरी उद्योगों में करते हैं। ये अनेक खाद्य पदार्थों, उद्योगों, औषधियों में सुगंध प्रदान करने के लिए काम में आते हैं। इस वर्ग के कुछ यौगिक का उत्पादन विलायक के रूप में जैसे एसीटोन है, या एडहेसिव के रूप में चिपकने वाले पदार्थ के रूप में पेंट, रेजिन, सुगंध, प्लास्टिक वस्त्र बनाने आदि में किया जाता है। अब बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो इन कार्बोनिल यौगिक के नॉमेनक्लेचर या नामकरण की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सी डबल बॉन्ड ग्रुप से यदि दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तब भी वो एल्डिहाइड कहलाता है। और वो कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो सामान्य नाम इसका फॉर्मेल्डिहाइड है और IUPAC नाम इसका मेथेनॉल है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के नाम के अंत में सफिक्स के रूप में एल लगाते हैं और एक कार्बन है तो मेथ के साथ एल लगेगा तो मेथेनॉल हो गया। ठीक है। इस तरह से 2 कार्बन है तो एथेनॉल। आगे दे रखा है इसमें आइसोब्यूटेर एल्डिहाइड, उसका IUPAC नाम का 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 3 कार्बन होगा और एक पर लगा हुआ है, पहले वाले पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है उस पर लगा है CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल कार्बेल्डिहाइड। तो इस प्रकार का कंपाउंड को भी कार्बेल्डिहाइड क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि CHO ग्रुप को यहाँ पर कार्बेल्डिहाइड के रूप में माना गया है। इसी प्रकार से इससे अगला वाला कंपाउंड देखें, इसे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है और CHO ग्रुप लगा हुआ है। और OCH3 ग्रुप को हम जानते हैं मेथॉक्सी ग्रुप कहते हैं। कौन से स्थान पर रखा है, ये दूसरे स्थान पर रखा हुआ है। पहला नंबर किसको देंगे, हमेशा एल्डिहाइड वाले को देंगे, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 2 कौन सा है, बीच वाला जहाँ पर CH है, और इस पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 नंबर पर लगा है OCH3, तो इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से पेंटेनॉल,
प्रोप-2-ईनैल और बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड, यह भी इस प्रकार से IUPAC नाम इसके दिए गए हैं। कीटोन के नाम के अंत में क्या करते हैं, ओन लगाते हैं। याद रखें, इसमें सफिक्स रूप में क्या लगता है, ओन। अब ये हम जानते हैं कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप का वो टर्मिनल नहीं होगा, वो बीच में आएगा। अब यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन से पे आ रहा है, सेकंड नंबर कार्बन पर आ रहा है। कार्बन कुल कितने हैं, 5, तो क्या नाम हो गया, पेंटेन 2 ओन, क्योंकि 2 नंबर वाले जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पर ये डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 2 ओन। इसी प्रकार से अगला हम देखें तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन। यहाँ पर देखो आप, कार्बन नंबर 3 पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पर 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन। इसी प्रकार से जो अगला आपको कंपाउंड दिख रहा है उसका 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन और उससे अगले वाले का नाम है 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन। कार्बन नंबर 2 पर तो क्या है, डबल बॉन्ड O और कार्बन नंबर 3 पर हमें एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन। और इसको आपने वैसे क्लास 11th में इसको पहले डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। इसकी स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में बात करते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, ये कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें, sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब 3 सिग्मा बॉन्ड में से एक किसके साथ हो गया, ऑक्सीजन के साथ में, और बाकी 2 या तो एल्काइल ग्रुप के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ या फिर एराइल ग्रुप के साथ में। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके कारण से ये तीनों तो हो गए एक प्लेन में, ये क्या हो गए, एक ही तल में हो गए। अब कार्बन और ऑक्सीजन, इस पर बच गया एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है। वो जो p ऑर्बिटल है वो होता है इसके लंबवत, वो होता है इसके परपेंडिकुलर, और वो मिलकर क्या करते हैं, ये आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा आगे से पाई बॉन्ड बना हुआ है, और पाई बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है। सेकंड वाले चित्र को ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और थर्ड वाले में देखो आप ध्यान से कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना दिखाई दे रहा है, हमें 120 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें 2 जो ऑक्सीजन एटम है उस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि बाकी सब एक प्लेन में होंगे, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो उनकी बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री होती है। कार्बोनिल समूह का निर्माण और कक्ष की आरेख, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या होगा कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, वो अधिक कहाँ हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ अधिक हो जाएंगे। क्यों अधिक हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आया कि ऑक्सीजन हो गया पार्शियली नेगेटिव और कार्बन हो गया पार्शियली पॉजिटिव। अब इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज होगी, कार्बन पर तो कौन सा आएगा, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो कार्बन पर तो आएगा न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल। समझने की कोशिश करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, तो साझे के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन अधिक ले गया। तो ऑक्सीजन हो गया पार्शियली नेगेटिव, कार्बन हो गया पार्शियली पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हो गया तो कार्बन की तरफ कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन की तरफ कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें चूंकि इनमें पोलरिटी क्रिएट हो गई है, तो कार्बोनिल यौगिक जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट किससे अधिक होता है, ईथर की तुलना में अधिक होता है। आपको स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, उसमें कार्बन तो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम इनके कि किस प्रकार से इनका सिंथेसिस किया जाता है, किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। इसको आप एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम ये जानते हैं जब कभी भी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्कोहलों का जब कभी ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। यह भी हम पढ़ चुके हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में कि जब कभी भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, और जब कभी भी सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं, यह हम जानते हैं। हम इसको अल्कोहल वाले चैप्टर में, जो कि आपके टर्म 1 में आएगा। देखो यहाँ भी एक बात और समझने की कोशिश करो, ये जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, इस बार CBSE ने क्या किया, इसको 2 टर्म में बांट दिया है।
तो पहले टर्म में आ रहा है एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर, जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कौन कौन सा, एल्कोहल फिनोल ईथर वाला। और सेकंड टर्म में ये आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो पहले वाले टर्म में आप ये पढ़ चुके हैं कि एल्कोहलों के जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनते हैं। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनेशन से, यानी कि क्या करें, एल्कोहल में से यदि हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल लें, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। अब कैसे निकालोगे, क्या करो कि एल्कोहल की वेपर्स लो और उसको कॉपर के ऊपर से पास करो, गर्म कॉपर के ऊपर से पास करते हैं, या सिल्वर ले लें। जब पास करेंगे तो जो प्राइमरी एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन्स में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन इसकी आप पहले ही एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, या केवल हम रेफरेंस के लिए और रिवाइज करने की वजह से यहाँ इसको लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन से, एल्कीनों के ओजोनीय अपघटन से, एल्कीन का जब कभी ओजोनीय अपघटन कराते हैं या ओजोनोलाइसिस कराते हैं और बाद में जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मालूम है एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है एल्कीन किस प्रकार की ली गई है। यदि मानो हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम सिंपल ले रहे हैं इथिलीन, उसका ओजोनोलाइसिस कराओ, ओजोनाइड बन जाएगा। फिर जिंक डस्ट और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ तो क्या होगा कि हमें दोनों तरफ क्या मिलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। यदि हम क्या करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लें तो एक तरफ एस्टेल्डिहाइड और एक तरफ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो जो भी हमें एल्डिहाइड बनाना है उसी प्रकार की एल्कीन हम लेके चलेंगे। और जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, वहाँ पर पहले ओजोनोलाइसिस होता है, वहाँ पर ओजोन का पहले ऐड होता है, ओजोन ऐड होती है और उसके बाद उसका अपघटन कर देती है पदार्थ का और एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देती है। एल्काइनों के जल योजन से, यह भी हम पढ़ चुके हैं कि एल्काइन का जब ये क्लास 11th में पढ़ा था हमने कि एल्काइंस में जब कभी वाटर का एडिशन कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। अब हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई हैं कि एसाइल हैलाइड से। अभी हमने क्या कहा था कि जब कभी C डबल बॉन्ड O के साथ में OH हटकर Cl लगाए तो हमने कहा था एसिड का डेरिवेटिव कहलाता है, ये अम्ल हैलाइड भी कहते हैं। तो एसिल हैलाइड को बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। सीधा सीधा हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि ये एसिड डेरिवेटिव है, उसका रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन कराने पर एल्डिहाइड बन रहे हैं। देखो एक और बात आप समझें यहाँ ध्यान से कि जब कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, अब बहुत ध्यान से बात समझना, प्राइमरी एल्कोहल क्या दे रहा है, एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल क्या दे रहा है, कीटोन। और ये एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहे हैं। बात समझ में आ रही, सीधी सीधी देखो, दिमाग बात बिठाओ। प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बन रहे हैं हमारे पास में, एल्डिहाइड और कीटोन। और जब एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो बन रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको मैं वाइस वर्सा बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओ तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ तो प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन कराओ तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ हम एसिड का डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं, एसाइल हैलाइड, जिसमें हमने एग्जांपल लिया बेंजोइल क्लोराइड का, इसका करा रहे हैं हम रिडक्शन। और रिडक्शन पे क्या बन रहा है, ये एल्डिहाइड बन रहा है और ये रिएक्शन रोजेनमुंड रिएक्शन कहलाती है। यहाँ यह भी समझने की कोशिश करो कि यह अभिक्रिया केवल एल्डिहाइडों के निर्माण में ही काम आती है, इससे कीटोन नहीं बनते। तो यहाँ इसका रिडक्शन करा रहे हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। हाँ देखो यहाँ एक और बात समझने की है, यहाँ पर सल्फर और क्विनोलिन भी डालते हैं। पूछो क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं सल्फर और क्विनोलिन या जिसमें बेरियम सल्फेट इसमें डाला हुआ है कि पैलेडियम तो क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, लेकिन जो सल्फर और क्विनोलिन और ये बेरियम सल्फेट डाला हुआ है ये इसको फर्दर रिडक्शन से रोकेगा। यानी कि एल्डिहाइड को एल्कोहल में रिडक्शन होने से यह रोकता है। तो यहाँ दोनों तरह का काम आ रहा है, हमें रिडक्शन कराना है लेकिन हमें कैसे कराना है, कंट्रोल रिडक्शन कराना है। ऐसा नहीं कि ये एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ पर केवल एल्डिहाइड बनते हैं जब हम पैलेडियम के साथ साथ बेरियम सल्फेट और सल्फर और क्विनोलिन भी लेते हैं। ठीक है, इससे कीटोन नहीं बनते। और याद रखें इसको रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम में आए रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है तो आपको रिएक्शन याद रखनी है। नाइट्राइल एवं एस्टर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा कॉरेस्पॉन्डिंग इमीन्स में परिवर्तित हो जाते हैं और ये इमीन्स जल अपघटन पर क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। नाइट्राइल मतलब जैसे RCN, इसकी SnCl2 स्टेनस क्लोराइड के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो पहले क्या बनेगी, इमीन,
इमीन किन्हें कहते हैं? जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है तो इमीन कहलाती है। तो RCH डबल बॉन्ड NH बन गया, ये बन गई इमीन। इस इमीन का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? स्टीफेंस रिएक्शंस कहलाती है। इस चैप्टर को जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको पढ़ते समय आप जो भी नेम रिएक्शंस हैं उनको ध्यान में रखें। एक और काम करें आप, ये नेम रिएक्शंस को आप बिना देखे भी लिखने की कोशिश करें। आगे कुछ मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा, उन मैकेनिज्म को भी बिना देखे लिखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगी तो इस हिसाब से आपको याद होनी चाहिए रिएक्शन क्या है, किस रिएक्शन के नाम से कौन सी रिएक्शन है, या रिएक्शन दे दे तो उसका नाम क्या है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हम नाइट्राइल से स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ बना रहे हैं, पहले इमीन बन रहा है और उसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें एल्डिहाइड बन रहे हैं, ये रिएक्शन स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नाइट्राइल को डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके द्वारा भी हम रिडक्शन करा सकते हैं। सिलेक्टिव रिडक्शन कराएंगे, इमीन बनेगा और वो भी क्या करेगा? यहाँ पर जल बटन पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है हमें? SnCl2 और HCl क्या लेना है? यहाँ पर हमें डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट भी कैसा है? ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे केवल हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एस्टर और नाइट्राइल से भी यही डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड काम में लेते हैं और ये भी रिडक्शन पर एल्डिहाइड देते हैं। हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजल्डिहाइड और उसके व्युत्पन्न एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा भी इसी विधि से हम बना सकते हैं। अब इसको समझो, देखो, मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा क्रोमाइल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसमें क्रोमाइल क्लोराइड का उपयोग करने से मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है और जो जल बटन द्वारा ये क्या देता है? बेंजल्डिहाइड देता है। रिएक्शन को समझो, देखो ये टॉलुइन है जैसे। अब टॉलुइन में आपको CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये जो CH3 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। CrO2 Cl2 क्या है यहाँ पर? क्रोमाइल क्लोराइड। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के रूप में ये रिएक्शन में काम में लेते हैं। तो सॉल्वेंट यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड है, क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पर एक रिएजेंट के रूप में काम आ रहा है। और टॉलुइन का CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है? CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एटार्ड रिएक्शन कहलाती है। तो आपसे कोई पूछे एटार्ड रिएक्शन क्या है तो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें टॉलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से करा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। पहले एक क्रोमियम संकुल बन रहा है जो बाद में एल्डिहाइड में परिवर्तित हो रहा है। क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से CrO3 से टॉलुइन या फिर सब्स्टिट्यूटेड टॉलुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बनता है। पहले क्या बनेगा? बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। फिर इसका कराएं अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब समझो, देखो पहले हमने क्या लिया था? टॉलुइन ली थी, वही टॉलुइन ले रहे हैं। क्योंकि पहले हमने क्या लिया था? उससे पहले हमने क्रोमाइल क्लोराइड लिया था। यहाँ ले रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड और साथ साथ एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं। इस एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ पहले क्या बन रहा है? एक बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बन रहा है। और यह बेंजिलिडीन डाइएसिटेट जब अम्ल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो ये बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जा रहा है। पार्व श्रृंखला क्लोरीनेशन के पश्चात जल अपघटन से टॉलुइन साइड चेन हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन द्वारा पहले बेंजल क्लोराइड बनाती है जो जल अपघटन द्वारा बेंजल्डिहाइड देती है। यह बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। अब यहाँ समझे, देखो टॉलुइन दिख रहा है आपको। ये टॉलुइन क्या हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कराएंगे? Cl2 से या क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C6H5CHCl2। ठीक है, ये C6H5CHCl2 को या तो कहते हैं बेंजल क्लोराइड या ये कहलाता है बेंजिलिडीन क्लोराइड। आपने पढ़ा है ये कि जब एक ही कार्बन पर हों दो हेलोजन ग्रुप तो उसको हम बेंजिलिडीन क्लोराइड कह रहे हैं। क्योंकि बेंजीन है उसके साथ में जैसे इथिलिडीन क्लोराइड बोलते थे, है ना, उसी तरह जैसे ये जेम डाइहैलाइड है। जेम डाइहैलाइड क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है। और जेम डाइहैलाइड में भी कौन सा वाला है? ये क्योंकि बेंजीन में है तो ये बेंजिलिडीन क्लोराइड है। इसका दूसरा नाम बेंजल क्लोराइड भी है। अगर यहाँ पर 3 क्लोरीन होते, CCl3 होता तो बेंजो ट्राइक्लोराइड कहलाता। ठीक है ना, चलिए। और CH2Cl होता तो बेंजाइल क्लोराइड कहलाता। लेकिन बन क्या रहा है यहाँ पर? ये बेंजल क्लोराइड। अब इस बेंजल क्लोराइड में से दोनों क्लोरीन हटानी है और वाटर जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की ये कॉमर्शियल मेथड है, ये एक औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। और इससे टॉलुइन को हम
क्लोरीन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। गाटरमैन कोक रिएक्शन, जब बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स की एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, और यहाँ पर क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस CuCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शंस है ना, जिनकी अभी आप जिनमें हम मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप आगे की कक्षाओं में जब आगे पढ़ेंगे तो इनकी सबकी क्रियाविधि आएगी। लेकिन क्रियाविधि जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ हमने क्लास 12th में गाटरमैन कोक सिंथेसिस पढ़ी थी और उसमें हमें याद है कि बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते थे। मैकेनिज्म अभी इसकी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे की क्लासेज में आएगी। लेकिन ये एक चैप्टर एक आधार प्रदान करता है आपको आगे कक्षाओं को समझने के लिए। कीटोनों का विरचन, अभी तक हम पढ़ रहे थे केवल एल्डिहाइड का, अब पढ़ रहे हैं कीटोन। एसाइल क्लोराइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैडमियम क्लोराइड से अभिक्रिया से प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम की एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। अब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है ना, C2H5 MgBr जनरली काम में लेते हैं। इसकी कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा, R2CD डाई एल्किल कैडमियम और MgHCl। अब ये डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन एसिड हैलाइड से करा दो, RCOCl एसिड हैलाइड से, तो ये R ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा तो RCOR आ जाएगा और साथ में CdCl2। तो इस प्रकार से हम एसिड हैलाइड से भी डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करके कीटोन बनाता है। यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। देखो यह आपने पहले भी पढ़ी है, आप रिएक्शन याद करो कि बेंजीन की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं। यदि हम इसमें क्या करते, CH3Cl लेते, मेरी बात समझना ध्यान से, या RCl लेते, तब तो हम इसको कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ी थी कि ये बेंजीन ली थी, एनहाइड्रस AlCl3 लिया था और रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड से की थी। तो टोलुइन या फिर बेंजीन का कोई भी CH3 C2H5 ग्रुप इस प्रकार से डेरिवेटिव बन रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि बजाय एल्काइल हैलाइड के एसाइल हैलाइड लेके चल रहे हैं, RCOCl या फिर ArCOCl। अब इसकी जब रिएक्शन एनहाइड्रस, मैकेनिज्म सेम है, इसकी क्रियाविधि वही है जो कि पहले हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो AlCl4 नेगेटिव और RCO पॉजिटिव। क्लास 11th का आपको ध्यान होगा, AlCl3 जब RCOCl से रिएक्शन करेगा तो AlCl4 नेगेटिव RCO पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये जो RCO पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, कार्बन पर। ये कार्बन बेंजीन के किसी भी एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, बेंजीन के किसी भी एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। फिर जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बेंजीन के कार्बन के साथ ये जुड़ गया और वहाँ से H बाहर निकलेगा। वो जो H बाहर निकलेगा वो AlCl4 नेगेटिव जो बनाता उससे AlCl3 और HCl बना देगा। तो AlCl3 हमें वापस मिल जाता है। तो रिएक्शन में क्या हुआ, RCO ग्रुप जुड़ गया और साथ में HCl बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन कहलाती है और इससे हमने क्या किया, एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे CH3 ग्रुप होता, यहाँ AR और R लिखा है ना, CH3 होता, तो ये क्या कहलाता, एसिटोफिनोन। तो हम कहते हैं हम इसने एसिटोफिनोन बना लिया। तो कहने का मतलब ये हम लें CH3COCl या हम क्या लें CH3COCl, तो बन जाएगा एसिटोफिनोन। यदि हम लें C6H5COCl तो यहाँ पर AR और R की जगह क्या आ जाएगा, C6H5, तब बन जाएगा ये बेंजोफिनोन। नाइट्राइल से, नाइट्राइल व ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का जलावटन कराने पर कीटोन बनते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने प्रोपेन नाइट्राइल लिया है CH3CH2CN। अब इसकी 6H5 MgBr से रिएक्शन कराई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड N पर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन साझे के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, साझे के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो जो C6H5 MgBr में से Mg पॉजिटिव हुआ, ये Mg पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, N पर जाकर, और ये जो C6H5 निगेटिवली चार्ज था ये किस पर जुड़ गया, कार्बन पर। तो सेकंड वाले फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो कि ये जो नाइट्रोजन जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी उस पर तो MgBr आ गया
और कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी उस पर C6H5 जाकर जुड़ जाता है। जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो ये जो डबल बॉन्ड NMgBr है वो तो निकल जाएगा NH2MgBr के रूप में, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसमें ये कीटोन बन जाता है, 1 फेनिल प्रोपेनॉन यहाँ पर बन जाएगा। तो नाइट्राइल से और ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया से भी हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना